Hello friends, I am सोनिया कुल्हरी वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइकोलॉजी की ये सीरीज़। एनसीईआरटी क्लास 11 की जो बुक है उसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में साइकोलॉजी का सिलेबस जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होती है, साइकोलॉजी से रिलेटेड सब कुछ हमें देखने को मिलता है। ओके, और उसकी जो बेसिक नींव होती है वो है एनसीईआरटी। ठीक है, किसी भी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए उसकी जो फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होनी ज़रूरी होती है, वैसे ही साइकोलॉजी के जो आगे के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने के लिए हमें बेसिक से स्टार्ट करना होगा, स्टार्टिंग से, ताकि हमारा अगर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो आगे की बहुत इजीली हमें समझ में आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 11 की साइकोलॉजी। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो। आज की इस वीडियो में हम ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है वो कवर करने वाले हैं, जो पॉइंट्स मैंने दे रखे हैं। व्हाट इज़ साइकोलॉजी, ये फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, अगर आप क्लास 11 की साइकोलॉजी की बुक उठा के देखेंगे एनसीईआरटी, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर का ही नाम है व्हाट इज़ साइकोलॉजी। तो बेसिकली साइकोलॉजी है क्या, ये हम जानेंगे। मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस, बिहेवियर्स, साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, माइंड एंड बिहेवियर, इन सब कॉन्सेप्ट्स को आज हम कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप साइकोलॉजी की 11th क्लास की बुक लेके बैठते हैं, इट्स अ ह्यूज बुक एंड आपको टाइम लग जाएगा। बहुत ज़्यादा मैटर है जो कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ एक्स्ट्रा उसमें दे रखा है। तो मैं ट्राई करूँगी कि जो इम्पोर्टेंट उसका समरी है, ठीक है, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, वो सब हम पढ़ेंगे, जिससे हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो और हमारी एनसीईआरटी भी कवर हो जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ साइकोलॉजी। ठीक है, जो साइकोलॉजी टर्म है वो दो वर्ड से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो ये वीडियो है इसमें स्लाइड्स इस तरह से बनाई है कि हर एक लाइन में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, कोई फालतू का मैटर नहीं है। आई होप आप सबको ये समझ में आएगा। तो आते हैं हमारे पॉइंट पे। साइकोलॉजी जो टर्म है वो दो ग्रीक वर्ड से बन के मिल के बना है। ओके, साइकोलॉजी यानी कि साइकी एंड लोगस। साइकी हियर मीन्स सोल, सोल यानी कि आत्मा। जो वर्ड है साइकोलॉजी, दो वर्ड से मिलके बना है, ग्रीक वर्ड्स हैं ये, साइकी एंड लोगस। साइकी का मतलब होता है सोल एंड लोगस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, साइंस या स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट। यानी कि साइकोलॉजी को सबसे पहले डिफाइन किया गया था कि ये आत्मा की जो स्टडी होती है, ठीक है, उसको साइकोलॉजी कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसकी जो और एक डेफिनेशन है उसमें तीन चीज़ों को डिफाइन किया गया है: मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, फॉर्मली जो उसका डेफिनेशन दिया गया आप सेकेंड पॉइंट में देख सकते हैं। साइकोलॉजी इज डिफाइंड फॉर्मली एज अ साइंस विच स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ओके, चलिए आगे। ओके, अब हम देखते हैं कि मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर्स होते क्या हैं। ओके, मेंटल प्रोसेसेस, इस वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं वो हमारे दिमाग के अंदर जो प्रोसेस करने की क्षमता होती है। जैसे हमने कोई चीज़ देखी, अब उसको हम कैसे, किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं और कैसे हमारा माइंड उसके ऊपर वर्क करता है, इसको कहते हैं मेंटल प्रोसेसेस। ओके, किस तरह से हम सोचते हैं या कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं तो हमारा दिमाग किस किस प्रोसेस से गुजरता है, उसको किस तरह से एनालाइज करता है। ठीक है, और जो सारी मानसिक प्रतिक्रियाएं होती है वो सब मेंटल प्रोसेसेस के अंदर आती है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सपीरियंसेस के बारे में। एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्टिव इन नेचर। ठीक है, अब आप कहोगे कि सब्जेक्टिव यानी क्या होता है। दो चीज़ें होती है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जो एक ऑब्जर्वर है, यानी कि मैं बताती हूँ, जैसे मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, मैं किसी भी इंसिडेंट को देख रही हूँ प्रत्यक्ष रूप से, मैं वहाँ पर खड़ी होकर कोई इंसिडेंट हो रहा है उसको देख रही हूँ, तो मैं ऑब्जर्वर हूँ, और वो जो इंसिडेंट हो रहा है वो ऑब्जेक्टिव है।
ओके। एंड अब मैं खड़ी हूँ, एक इंसान मेरे सामने खड़ा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो मैं नहीं बता सकती, तो दैट इज सब्जेक्टिव। यानी कि द थिंग विच वी कैन सी एग्जैक्टली हैपनिंग, ठीक है, प्रैक्टिकली, वो होता है ऑब्जेक्टिव। एंड सब्जेक्टिव यानी कि जो मेंटली अंदर चलता है, यानी कि थॉट्स हो गए जो हम किसी भी इंसान का प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते हैं, मेंटल प्रोसेसेस हो गए, थॉट्स हो गए, ये सब हो गया सब्जेक्टिव। ठीक है, यानी कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, आपको साइकोलॉजी में ये टर्म्स कुछ होते हैं जो हायर कॉन्सेप्ट्स समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस होते हैं सब्जेक्टिव इन नेचर। ठीक है, अब आप बताइए कि एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव इन नेचर क्यों होता है। मैं बताती हूँ। देखिए, एक्सपीरियंस जैसे हमने कुछ एक्सपीरियंस किया, यानी कि आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ, अच्छी अच्छी मेमोरीज आपके साथ हुई, तो अब आप उसको याद करते हैं तो आप उसको इवेंचुअली देख नहीं पाते, राइट। वो आप अपने माइंड में ही सोचते हैं, दैट इज़ सब्जेक्टिव। एंड अगर ऑब्जेक्टिव यानी कि जिस टाइम आपके साथ कुछ फिजिकली हो रहा था, ठीक है, जो इंसिडेंट में आप इन्वॉल्व थे, वो था ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सो एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो होते हैं सब्जेक्टिव इन नेचर। एंड बिकॉज देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेचर ऑफ एक्सपीरियंस कैन बी ओनली अंडरस्टूड बाय एनालाइजिंग द कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस। अगर हमें किसी के एक्सपीरियंस को समझना है तो हमें सिर्फ एक इंटरनल फैक्टर या फिर सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर को नहीं, बल्कि दोनों इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों एनालिसिस करना पड़ता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बिहेवियर। बिहेवियर आर रिस्पॉन्सेज टू रिएक्शंस वी मेक और एक्टिविटीज़ भी इंगेज इन। अब बिहेवियर, सबको पता है कि बिहेवियर क्या होता है, लेकिन साइकोलॉजिकल टर्म्स में हमें इसको समझना होगा। आगे हम किसी भी कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम उठा ले, उसके अंदर बिहेवियर जो चैप्टर होता है, लर्निंग एंड बिहेवियर, माइंड एंड बिहेवियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसका जो बेसिक है वो यहीं से आप समझ सकते हैं। ठीक है, बिहेवियर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्स टू रिएक्शंस होते हैं, या फिर जो जैसे किसी ने रिएक्ट किया हमारे साथ, किसी ने कुछ बोला हमें, तो हम उसका वापस रिस्पॉन्स देते हैं, दैट इज़ अ बिहेवियर। एंड द वे वी प्रेजेंट आवर सेल्फ इज़ अ बिहेवियर। ठीक है, behavior can be simple or complex, short or long, and some behaviors are overt, some can be outwardly seen और sensed by observers, some are internal और covert। देखिए, overt यानी होता है जैसे हमने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ा, उसी के पैरेलली ओवर्ट एंड कोवर्ट चलता है। ओवर्ट यानी कि जो फिजिकली हम देख सकते हैं, एंड कोवर्ट यानी कि जो इंटरनल हमारे अंदर जो फीलिंग्स चल रही है, जिसको फिजिकली हम देख नहीं सकते, दैट इज़ कोवर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ बिहेवियर में, एक तो ओवर्ट वाला कॉन्सेप्ट, ओवर्ट एंड कोवर्ट, एंड स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, आगे जाके हम एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के ऊपर, वो भी हम देखेंगे। सो कुछ साइकोलॉजिस्ट है जो इस बिहेवियर को स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स से रिलेट करते हैं। ठीक है, वही बात हो गई जो मैंने अभी बताया था कि कोई आपसे कुछ कहे, कुछ कोई आपके ऊपर एंग्री है, तो आप उसका रिस्पॉन्स कैसे करोगे, वो स्टिमुलेट कर रहा है आपके एंगर को, और आप रिएक्शन में एंगर दिखा रहे हो। ठीक है, और डिटेल में हम आगे इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम आज देखेंगे, साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। ठीक है, व्हाट इज साइकोलॉजी हमने समझ लिया, हमने दो डेफिनेशंस देखी, मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर देखा। अब आगे साइकोलॉजी किसी भी डिसिप्लिन में क्या रोल निभाती है, हम ये देखने जा रहे हैं। जनरली इट इज़ सोशल साइंस। सबसे पहले साइकोलॉजी को सोशल साइंस डिफाइन किया गया था। ठीक है, एंड दो पैरेलल स्ट्रीम्स में ये चलती है, जिसमें एक तो फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सेंसेस होता है, और दूसरा होता है कल्चरल, यानी कि जो एनवायरमेंटल फिनोमिना होता है वो। अब मैं समझाती हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखिए, जो साइकोलॉजी होती है उसके आप दो पार्ट्स कर लीजिए, एक में होता है फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। ठीक है, जिसमें हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, फिजियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, मेंटली अगर कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, और मेंटली प्रॉब्लम होने की वजह से हम फिजिकली भी
कुछ हमारे फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक बायोलॉजिकल एंड फिज़िकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब दूसरा अगर इसका पहलू देखें तो ये होता है कल्चरल, सोशल एंड कल्चरल साइंसेस। ये जो हमने अभी बिहेवियर के बारे में पढ़ा, यानी कि हम सोसाइटी में कैसे बिहेव करते हैं, हमारा जो हमारे वैल्यूज़ हो गए, कल्चर हो गया हमारा, ठीक है, हमारी सोसाइटी हो गई, ये एक दूसरा पहलू है, ठीक है। सो साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन टू पैरेलल स्ट्रीम्स में चलती है ये, ओके। तो बेसिकली इसको सोशल साइंस कहा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब साइकोलॉजी को सबसे पहले सोशल साइंस कहा गया। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से सोशल साइंस और नेचुरल साइंस में अप्लाई होती है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए डिकार्टेस, ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जिन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ माइंड एंड मैटर। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, लेकिन किसी बुक में मैंने इसके बारे में पढ़ा है, तो आई फाउंड इट इम्पोर्टेंट, सो आई एम शेयरिंग इट विथ यू। डिकार्टेस फ्रेंच फिलोसोफर थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ माइंड एंड मैटर दिया था, ठीक है। सो डिकार्टेस के बाद में कुछ साइकोलॉजिस्ट हुए और साइकोलॉजिकल ब्रांच में डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। और हाइपोथेटिको मॉडल नाम का एक मॉडल जनरेट किया गया। अब ये हाइपोथेटिको मॉडल क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में हम आगे के कॉन्सेप्ट्स में देखेंगे, ठीक है। ओके, साइकोलॉजी इज रिकॉग्नाइज्ड मोर एज सोशल साइंस बिकॉज इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स एज इन देयर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। जो हमने अभी देखा था कि बिहेवियर, साइकोलॉजी, सोशल साइंस ही इसको सबसे पहले क्यों कहा गया था, और मेनली इसको एज अ सोशल साइंस ही क्यों कंसिडर किया जाता है, बिकॉज ये जो इंसान के बिहेवियर को स्टडी करती है, वेदर इट मे बी इंटरनली और एक्सटर्नली, और उसी पे डिपेंड करते हैं सारे फैक्टर्स, जैसे सोशो कल्चरल फैक्टर्स हो गया, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गया, फिजिकल, बायोलॉजिकल, एवरीथिंग, ओके। लेट्स मूव ऑन। नाउ माइंड एंड बिहेवियर के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। साइकोलॉजी वॉज वंस डिफाइंड एज साइंस ऑफ माइंड, ठीक है। न्यूरोसाइंटिस्ट स्पेरी एंड फिजिसिस्ट लाइक पेनरोज ब्रॉड बैक द टर्म माइंड, ठीक है। एक टाइम ऐसे आया था कि साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ माइंड कहा गया था, ठीक है, साइंस ऑफ माइंड कहा गया था। उसके बाद फिर से स्टडी ऑफ जो कुछ न्यूरो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लेके आए बिहेवियर वाला, ठीक है। तो माइंड एंड बिहेवियर दोनों एक साथ चलते हैं, ओके। दे हैव अ रिलेशन इन बिटवीन देम। अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑन व्हाट बेसिस साइकोलॉजी इज कॉल्ड एज साइंस, सोशल साइंस, सो इट इज़ बेस्ड ऑन माइंड एंड बिहेवियर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये पूछा नहीं जाएगा, बट जनरली यू हैव टू नो दैट माइंड एंड बिहेवियर आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट एंटिटीज, ओके। लेट्स मूव ऑन। सो आप जान लो कि माइंड एंड ब्रेन, आई विश कि आप सबको ये तो पता ही होगा माइंड एंड ब्रेन के बीच में डिफरेंस। माइंड जो होता है जिसको हम देख नहीं पाते हैं, हमारे थॉट्स हो गए, हम जो फील करते हैं वो हो गया, हमारे इमोशंस जो फिज़िकली देखा नहीं जाता, दैट इज़ माइंड। एंड ब्रेन इज़ जो फिज़िकल एंटिटी जो हमारे स्कल के अंदर होती है, जिसके बारे में हम साइंस में भी स्टडी करते हैं, दैट इज़ ब्रेन, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। हमने हाफ ऑफ द चैप्टर यहाँ पर कवर कर लिया है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर का हाफ हमने कवर कर लिया है, और बहुत ज़्यादा अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मैटर मिलेगा। आपको जो मेरी स्लाइड्स में है, अगर आप उसको रेफ़र कर लोगे तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो, सो आई होप यू ऑल विल सपोर्ट मी। थैंक यू, गुड बाय।